गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था की ये आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गरीबी के बारे में। ठीक है। और यह जो चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से लगभग एक सवाल या दो सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो आरओ का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको 14 सब टॉपिक्स में बांट करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। एक बार आप इसको समझ लें कि आज की क्लास में हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, आज की जो हमारी क्लास है उसका जो टाइटल है, जो शीर्षक है वो क्या है? गरीबी, है ना? तो इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि आखिर गरीबी होती क्या है ना? उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उसको हम परिचय के रूप में जानेंगे। दूसरा हम लोग जानेंगे कि गरीबी के प्रकार कितने होते हैं, जबकि दो और ये जो सवाल है ये 2023 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-कौन से गरीबी के प्रकार हैं, ठीक है? और तीसरा है कि निर्धनता का श्रेणीकरण क्या होता है और निर्धनता का अन्य वर्गीकरण जिसके अंतर्गत हम लोग शहरी गरीब और ग्रामीण गरीबों के बारे में जानेंगे। फिर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आता है निर्धनता रेखा, ठीक है? तो निर्धनता रेखा भी जो आपका एक विशेष टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फिर आता है प्रश्न पॉइंट नंबर 6 जिसको हम बोलते हैं गरीबी या निर्धनता का रीज़न क्या है, कारण क्या होते हैं? यहाँ से भी एक सवाल आपका बनता है। फिर आपका आता है यूपीएससी में निर्धनता दुष्चक्र क्या होता है, ठीक है? या गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है? फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आ जाएँगे मेन इकोनॉमिक्स के टर्म में, जहाँ से हमको 3 बातें जो है मेन इकोनॉमिक्स से पढ़नी है। ब बल्कि यह भी आपका जो है 7वां पॉइंट भी आपका यह भी जो है आपका क क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, ठीक है? निर्धनता का दुष्चक्र जिसको रगनर साहब ने दिया था। उसके बाद लॉरेंस साहब का एक आया था लॉरेंज वक्र, उसके बाद गिनी गुणांक और एक है कुजनेट वक्र, ठीक है? ये चारों जो है आपके शुद्ध अर्थशास्त्र से ही आपको पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में तो जानते हैं पॉइंट नंबर 11 जिसमें बताया गया है कि भारत में गरीबी को मापने से संबंधित कितनी समितियाँ बनाई गई थी, तो उसमें नाम पूछ लेता है, ठीक है? और उसके बाद फिर आता है गरीबी के दुष्परिणाम क्या-क्या होते हैं, ठीक? और फिर आपका आएगा गरीबी को दूर करने के उपाय क्या-क्या हैं और लास्ट में हमारा आएगा कि भारत सरकार जो है गरीबी दूर करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ या कौन-कौन से कार्यक्रम चला रही है, ठीक? तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, है ना? कि आज की क्लास में हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो ठीक है फिर अब अपनी क्लास को शुरू किया जाए, है ना? चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गरीबी होती क्या है, ठीक है? इसका जो सामान्य सा परिचय ले लेते हैं या इसके जो अवधारणाएँ हैं उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला ये है कि गरीबी का अर्थ है भूखमरी और आश्रय का ना होना, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो भूखमरी का शिकार है या उसके पास आश्रय नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति गरीब है, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 5 तक, ठीक है? ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसको कई तरीके से जो है बताया गया ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके, ठीक है? पहली लाइन में बातें बहुत छोटी-सी हैं, ठीक है? तो और जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसमें थोड़ा-सा उसको हमने और डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। तो जो सबसे पहली बात है, वो है कि गरीबी का अर्थ होता है कि भूखमरी और आश्रय का ना होना, मतलब हमारे पास घर भी ना रहे और खाने को भी ना रहे। तो अगर ऐसी स्थिति है, तो क्या होगा कि बंदा गरीब है। अथवा निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है, कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? या सफाई सुविधाओं का अभाव है, ठीक है? तो यह भी जो है गरीबी के अंतर्गत ही आएगा। इसका अर्थ है नियमित रोजगार की कमी भी है। अब देखो गरीबी जो है किन मायनों में आपको दिखाई पड़ रही है। जो आपका सेकंड मायना है, वो है कि अगर यहाँ पे नियमित रोजगार भी नहीं है, तब भी हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे गरीबी है। तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में इस तरह से लिख कर के आ गया कि असहायता की भावना के साथ जीना, तो उसको भी हम क्या मानेंगे? गरीबी ही कहेंगे। ठीक है? चलो भाई। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, ठीक है? तो इसमें भी वही बात कही जा रही है, तो इसमें थोड़ा-सा और आपको जो है व्यावहारिक तौर पे बताने का प्रयास किया गया है, कि गरीबी से तात्पर्य आधारभूत आवश्यकताओं की पहुँच की असमर्थता से है, ठीक है? कि जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, अगर वह भी आपको नहीं मिलती हैं, तो आप गरीब हैं। अर्थात जब व्यक्ति अपनी मौलिक ज़रूरतों को भी नहीं पूरा कर सकता है, तो क्या है? गरीब है, ठीक है? मतलब देखिए आपकी जो मौलिक ज़रूरतें हैं, वो क्या हैं? आपको खाना मिल जाए, ठीक है?
रोटी, कपड़ा और मकान। ये आपको पता है ना? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर एक मोटा-मोटा देखा जाए, तो रोटी, कपड़ा और मकान ये क्या है? आपकी बेसिक नीड है। तो अगर आप इसको भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आप गरीब हैं। ठीक है? तो वही बातें यहाँ पर कही जा रही हैं पॉइंट नंबर 3 में, कि गरीबी से तात्पर्य आधारभूत आवश्यकताओं की पहुँच की असमर्थता है। ठीक है? अर्थात जब व्यक्ति अपनी मौलिक ज़रूरतों को भी नहीं पूरा कर सकता, तो वह क्या है? गरीब है। ठीक? बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। थोड़ा-सा टेक्निकल इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, कि गरीबी या निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता है, कि जो न्यूनतम उपभोग की वस्तुएं हैं आप उसको भी नहीं पा सक रहे हैं। इट मीन्स कि आप क्या हैं? गरीब हैं। ठीक है? इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल होती हैं। ठीक है? बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, तो इसमें बताया जा रहा है कि गरीबी मूलतः वंचन से संबंधित है। वंचन का मतलब क्या है? कि हम चीज़ों को नहीं पा सक रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ है। मतलब हम फला चीज़ से वंचित रह जा रहे हैं, ठीक? यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचना अर्थात निर्धनता से पीड़ित है, तो तथा जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी नहीं प्राप्त कर पाता, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति है जो अपने बेसिक चीज़ों से भी वंचित है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गरीब बोलेंगे, ठीक है? तो ये कुछ बातें जो आपको गरीबी के संबंध में जाननी थी। अब जो नेक्स्ट है, जहाँ से अभी लास्ट ईयर एग्ज़ाम में 2023 में एक सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसको हम गरीबी का के रूप में जानते हैं और किसको नहीं जानते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। मतलब गरीबी के प्रकार कितने हैं? तो गरीबी के 2 ही प्रकार होते हैं, एक है सापेक्ष गरीबी और दूसरी हमारी है निरपेक्ष गरीबी। लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम में जो है निरपेक्ष ना लिख कर के या पूर्ण लिख के आया था, ठीक है? पूर्ण गरीबी या परम गरीबी। लेकिन जो अंग्रेजी वाला वर्ड है, वो तो अपने हिसाब से ही रहेगा। रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है? तो ये दोनों जो है, वो तो लिख कर के आते हैं। तो जब अगर आपको हिंदी में कभी कोई समस्या रहे, तो आप अंग्रेजी वाला वर्ड पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है? अब जैसे हिंदी वाले में क्या है कि निरपेक्ष क गरीबी कई बार लिख के आता है, कई बार पूर्ण लिख के आता है, कई बार परम लिख के आता है, ठीक है? तो ये कुछ बातें जो हैं, होती हैं। अब हम लोग जानते हैं गरीबी के प्रकार में जो सबसे पहली है वो है सापेक्ष गरीबी। अब देखिए सापेक्ष गरीबी का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे किसी चीज़ की तुलना करते हैं। किसी एक आदर्श पैमाने से जो है हम तुलना करेंगे, तब हम ये जान पाएँगे कि अगर आप उस रेखा तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप गरीब हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है? और इस लाइन पर हमने कुछ वस्तुओं के नाम गिनवा दिए कि हैं, ठीक है? और हमने कहा कि अगर इतना आपके पास है तब तो आप गरीब नहीं हैं। और अगर इतना नहीं है, अगर आप इसके नीचे कहीं एग्ज़िस्ट करते हैं, तब आप गरीब हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सापेक्ष गरीबी है, ये तुलनात्मक गरीबी है, ठीक है? इसको हम कहीं से तुलना करते हैं, ठीक? आओ देखते हैं इसके बारे में क्या-क्या बातें कही जा रही हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। देखिए, विषमता कब आएगी? जब कोई बंदा ए होगा, कोई बंदा बी होगा, ठीक है? इसकी आय मान लो ₹100 है और इसकी आय मान लो ₹50 है, ठीक है? तो क्या है यहाँ पे? डिफरेंस है ना, कि ये यहाँ पे ₹50 पा रहा है, वहाँ बंदा ₹100 कमा रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? या अब जब अगर इसको हम मापेंगे, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे जो गरीबी है, वो कौन-सी गरीबी है? वो सापेक्ष गरीबी है, ठीक है? दूसरी बात यह है कि सापेक्ष गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है। ध्यान से देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिक चीज़ों से ज़्यादा की उनकी आमदनी है और कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसा भी निकाय है जहाँ पर वो अपनी बेसिक चीज़ें भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तब हम कह पाते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आय का डिफ़रेंस आ रहा है। तो ये आय का डिफ़रेंस ही क्रिएट करता है कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं। ठीक है? चलो, तीसरी बात यह है कि समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। अब क्लियर हुआ? कि समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में मान लो हमने एक लाइन खींच दिया और इस पर हमने कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपने अपने घर के खर्चे पे ₹10 व्यय कर रहा है, अपनी शिक्षा पे ₹10 खर्च कर रहा है, ठीक है? अपने बाकी खर्चों पे वो ₹10 खर्च कर रहा है, तो मतलब सब मिला कर के अगर वो महीने में ₹30 खर्च कर रहा है, तो वो जो है एक सामान्य पुरुष है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा पे ₹8 ही खर्च कर पा रहा है या ₹6 ही खर्च कर पा रहा है, अपने स्वास्थ्य पे जो है
₹6 खर्च कर पा रहा है, या अपने अन्य खर्चों पे वो 10 नहीं पहुँच पा 9 खर्च कर पा रहा है। तो कहने का मतलब अब जो ये इनका अगर टोटल किया जाए तो ये 30 से कम ही रहेगा, अब चाहे जो वैल्यू आ जाए। तो कहने मतलब ये जो एक आदर्श स्थिति बनाई गई थी कि आप अगर यहाँ तक पहुँचते तब तो ठीक है, लेकिन आप इस आदर्श स्थिति तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे? यहाँ पे सापेक्ष गरीबी, मतलब इस आदर्श स्थिति की तुलना में गरीबी है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्ष गरीबी कहते हैं, ठीक? और पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो सापेक्ष गरीबी की व्याख्या देश के अंदर आय में पाई जाने वाली असमानता के रूप में भी की जाती है, ठीक है? तो ये कुछ बातें रही आपकी सापेक्ष गरीबी के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। तो सबसे पहली बात यही कि 2023 में जब पूछा गया था सवाल, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि वहाँ पे निरपेक्ष ना लिख कर के पूर्ण लिखा गया था। इस नाते जो है ये तीनों नाम जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, निरपेक्ष, पूर्ण और परम गरीबी, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसमें देखो क्या होता है, इसमें पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि भोजन हो गया, सुरक्षित पेयजल हो गया, स्वच्छता सुविधाएँ हो गया, स्वास्थ्य एवं शिक्षा हो गया इत्यादि का अभाव होता है। अब देखिए, वहाँ पर हम तुलना कर रहे थे, ठीक है? कि मान लो हम ₹30 महीने का अगर कोई व्यक्ति खर्च करता है तो वो नॉर्मल व्यक्ति है। लेकिन अगर कोई 30 से कम खर्च करता है तो वो क्या है? गरीब है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो खर्च ही नहीं कर पाता, जब उसके पास रहेगा ही नहीं तो खर्च कहाँ से करेगा? तो जब है ही नहीं तो क्या है वो? गरीब है, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो साफ शब्द में कह रहा है कि वो अभाव में जी रहा है। ना तो उसके पास भोजन है, ना तो उसके पास सुरक्षित पेयजल है, ना तो स्वच्छता है, ना तो स्वास्थ्य की कोई सुविधा है और ना ही उसके पास शिक्षा है। तो इन सब का अभाव में है वो, ठीक है? तो क्या है वो? गरीब है। अभी हम इसका एग्ज़ाम्पल आगे आपको बताएँगे कि ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है, ठीक है? फिलहाल हम इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। दूसरी बात ये है कि भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। अभी आगे जब बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि गरीबी रेखा क्या होती है। बेसिकली यह एक लाइन खींच दी गई है, मतलब चीज़ों का एक औसत दाम आपको बता दिया गया है। तो अगर आप इस औसत से ऊपर होंगे तो आप अमीर हैं या नॉर्मल व्यक्ति हैं, और अगर इस औसत से आप नीचे होंगे तो क्या कहा जाएगा कि आप गरीब हैं। ठीक? तीसरी बात, गरीबी रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय को व्यक्त करती है जिसके द्वारा लोग अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गरीबी रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसमें प्रति व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं को दर्शाया गया है। और अगर आप इसको नहीं पाते हैं तो आप गरीब हैं, अगर आप इसको पा लेते हैं या इसके ऊपर हैं तो आप गरीब नहीं हैं। ठीक? चौथी बात है कि जिन लोगों का व्यय व्यय, ठीक है, गरीबी रेखा से कम है, उन्हें निर्धन माना जाता है। ध्यान से देखिए, अगर आप इस लाइन के नीचे हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा? गरीब या निर्धन कहा जाएगा। गरीबी ज्ञात करने की इस विधि को हम हेड काउंट विधि भी कहते हैं, मतलब सर गिन लेना, ठीक है? सर की काउंटिंग करना, कि मतलब आप इस रेखा के नीचे हैं और आप क्या हैं? निर्धन हैं। तो गरीबी ज्ञात करने की इस विधि को हम हेड काउंट विधि भी कहते हैं। इस विधि में कुल जनसंख्या में शामिल उन व्यक्तियों को गिना जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, ठीक है? और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसको हमने यहाँ रेड से कलर से कर दिया है कि भारत में गरीबी मापन में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब उपभोग विधि का क्या करते हैं हम? इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? देखो, सवाल भी आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि भारत में गरीबी मापने की कौन-सी विधि उपयोग में लाई जाती है? तो उसमें आपका लिखा रहेगा उपभोग व्यय विधि, ठीक है? तो वो वही आपका ऑप्शन सही रहेगा, उपभोग व्यय विधि, ठीक है? चलिए, तो 2 बातें होंगी, सापेक्ष और निरपेक्ष। अब हम जानते हैं तीसरी अपनी बात, जिसमें बताया जा रहा है कि निर्धनता का श्रेणी क्रम। देखो, इसमें 3 प्रकार की निर्धनता की बात कही जा रही है। सबसे पहली बात ये कि चिरकालीन निर्धन, ऐसे लोग जो प्राचीन समय से निर्धन बने हुए हैं, मतलब वो कभी भी अमीर नहीं हुए। दूसरी बात, अल्पकालिक निर्धन, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी अमीर, कभी गरीब, कभी अमीर, कभी गरीब बनते रहते हैं। और तीसरे लोग ऐसे हैं जो कभी भी निर्धन हुए ही नहीं, ठीक है? तो ये 3 बातें जो आपको जाननी है।
तो बस आइए उसको इसको पढ़ के आपको हम एक बार समझा दें, जिसमें कहा जा रहा है कि चिरकालीन निर्धन के बारे में। इसमें ये बताया जा रहा है कि वे व्यक्ति या परिवार जो काफ़ी लंबे समय से निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वे अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जैसे कि भूमि रहित श्रमिक और अनियमित मजदूर। ये जो दो कैटेगरी वाले लोग हैं, ये क्या है? ये चिरकालीन निर्धन है, मतलब ये बहुत कई पीढ़ियों से जो है निर्धनता के शिकार हैं, ठीक है? जिसके पास भूमि रहित श्रमिक, ऐसा श्रमिक जिसके पास ज़मीन, खुद की ज़मीन नहीं है, पहला। और दूसरा जो अनियमित जो है मज़दूर है, मतलब जो व्यक्ति जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़दूरी कर रहा है, मतलब उसके फ़ादर भी किए, उसके दादा भी किए, उसके परदादा भी किए और वो भी जो है मज़दूरी ही करता आ रहा है अपनी पीढ़ी में, तो सब क्या है? चिरकालीन निर्धन है। दूसरी बात है, चिरकालीन निर्धन के बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो इसमें 2 लोग हैं, भूमि रहित श्रमिक और अनियमित मज़दूर। दूसरा है अल्पकालिक निर्धन, इसमें क्या है? वे व्यक्ति या परिवार जो निरंतर निर्धन और निरंतर गैर निर्धन वर्गों के बीच आते-जाते रहते हैं। ये कभी निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, लेकिन रोज़गार मिलने पर वे लोग निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाते हैं। जैसे मौसमी मज़दूर और अनियमित निर्धन, ठीक है? तो अगर ऐसे लोग होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे हम? अल्पकालिक निर्धन कहेंगे। मतलब जब इनके पास पैसा नहीं होगा, ठीक है? और ये अपने खर्च पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएँगे? कुछ समय के लिए गरीब हो जाएँगे। लेकिन जैसे ही फिर इनके पास पैसा आ जाएगा, फिर ये अमीर हो जाएँगे, ठीक? तीसरी बात है कभी निर्धन नहीं, ऐसे व्यक्ति जो कभी निर्धन ही नहीं हुए। तो वे व्यक्ति जो कभी निर्धन नहीं होते, उन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। इनके पास आय के निश्चित स्रोत और संपत्ति होती है। मतलब इनके जो आय का स्रोत है वो क्या होगा? फिक्स होगा, है ना? ये कभी कम होने वाला या घटने वाला नहीं रहेगा। बात करते हैं चौथा, तो हम इसमें बता रहे हैं आपको निर्धनता का अन्य वर्गीकरण, ठीक है? देखो निर्धनता के 2 प्रकार, सापेक्ष और निरपेक्ष। उसके बाद फिर हमने आपको 3 कैटेगरी इसकी बता दी कि कितने प्रकार के मतलब किस कैटेगरी के निर्धन लोग होते हैं। एक आपके चिरकालीन हो गए, एक आपके अल्पकालीन हो गए और एक आपके कभी निर्धन ही नहीं हुए। अब एक और इसका वर्गीकरण किया गया है जो कि आज के वर्तमान परिवेश में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जो पहला है वो है ग्रामीण निर्धन और जो दूसरा है वो है शहरी निर्धन। ये आज के परिप्रेक्ष्य में गरीबों का क्या है या निर्धनता का क्या है? डिवीज़न है, ठीक है? वर्गीकरण है। तो आओ देखते हैं कि ग्रामीण जो निर्धन होंगे उसमें कौन-कौन से लोग शामिल होंगे, उनके लक्षण क्या हैं या उनके एग्ज़ाम्पल क्या हैं? जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अभाव के कारण लोगों में व्याप्त निर्धनता। ठीक है? तो अगर ऐसा कोई लक्षण दिखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रामीण निर्धनता में ही ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? अगर कोई ग्रामीण निर्धन व्यक्ति होगा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहली बात कि वहाँ पे रोज़गार की कमी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अगर उनका कोई स्वरोज़गार है, तो स्वरोज़गार का भी क्या होगा? अभाव होगा या फिर वो बहुत निम्न स्तर का होगा, ठीक? दूसरी बात, कृषि क्षेत्र में मौजूद प्रछन्न बेरोज़गारी, ठीक है? प्रछन्न बेरोज़गारी का मतलब ये है कि अगर किसी काम को करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है, तो उसमें 8 लोग लगे हुए हैं। तो जो 3 लोग हैं, वो क्या हैं? एक्स्ट्रा हैं, लेकिन तब भी वो काम पे लगे हुए हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रछन्न बेरोज़गारी बोलते हैं, ठीक है? चलो, तीसरी बात हम कर लेते हैं कि सामूहिक परिवार प्रणाली के कारण आय अर्जित करने वाले व्यक्ति या स्रोत के ऊपर आश्रितों की संख्या का अधिक होना, जैसा कि आप लोग अमूमन गाँव में देखते हैं। अब इसके एग्ज़ाम्पल में कौन आते हैं? एग्ज़ाम्पल में देखो यहाँ लिखा है, भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे भूस्वामी, काश्तकार एवं दैनिक मज़दूर आते हैं, ठीक है? इस ग्रामीण वाले में। दूसरी हम बात करते हैं शहरी निर्धन के बारे में, तो शहरी निर्धन के बारे में कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आए हुए बेरोजगार एवं आजीविका विहीन व्यक्ति, जो लोग नौकरी की तलाश में शहरों में जाते हैं और उनके पास नौकरी नहीं रहती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? शहरी निर्धन बोलते हैं, ठीक है? दूसरी बात लिखिए कि शहरी निर्धन मुख्यतः उन ग्रामीण निर्धनों का फैलाव है, मतलब इसी सेंटेंस का थोड़ा-सा फैलाव करके हम यहाँ पे लिख पाए हैं कि शहरी निर्धन मुख्यतः उन ग्रामीण निर्धनों का फैलाव है, जो नौकरी की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं, ठीक है? अब इसमें कौन-कौन से लोग होंगे, वो भी देख लीजिए। कारखानों में अनियमित श्रमिक होंगे या फिर स्वनियोजित फेरी वाले इसमें शामिल होते हैं। तो अगर ऐसे लोग आपको कहीं देखने को मिले, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? शहरी निर्धन बोलेंगे, ठीक है? तो ये आपके जो है निर्धनता के कुछ वर्गीकरण हो गए। अब हम बात करते हैं अपनी निर्धनता रेखा की, ठीक है? थोड़ा-सा इसको जो है
डीप में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है एक बार सवाल पूछा गया है। आओ भाई देखते हैं निर्धनता रेखा क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि यह एक काल्पनिक रेखा है जो कहीं ना तो किसी धरती पे खींची गई है, ना तो किसी किताब में खींची गई है। ठीक है, हाँ, यह एक काल्पनिक रेखा है, एक डेटा बनाया गया है जहाँ से जो है आप अपने आप अपनी पढ़ाई के लिए चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, है ना? तो आइए आइए देखते हैं निर्धनता रेखा के बारे में। तो इसमें जो है सबसे पहली बात कि निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। ठीक है? दूसरी बात यह है कि किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। ठीक है? मतलब क्या कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए। न्यूनतम स्तर का मतलब एक कोई काल्पनिक रेखा है जिस पर आपके शिक्षा, स्वास्थ्य और आपकी आमदनी का एक ग्राफ बनाया गया है, और इसको जो है हमने मान लिया कि यह एक औसत आय है। ठीक है? और अगर इस औसत आय से आप नीचे हैं तो आपको क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। तो वही बातें यहाँ पे लिखी जा रही हैं कि उपभोग स्तर के न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए तो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तीसरी बात यह है कि मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है। अब देखिए, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत जैसे मान लो कि अगर अमेरिका है, ठीक है? तो अमेरिका में किसी व्यक्ति के पास कार होना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? कोई बहुत बड़ी अमीरी का लक्षण नहीं है। लेकिन भारत में क्या है कि कार होना मतलब आप अमीर हैं, ये एक आपका सोशल स्टेटस है, ठीक है? वही बात यहाँ पे पर लिखी गई कि जो गरीबी का जो मापन है वो देशों में समय के साथ साथ बदलता रहता है। ठीक है? अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। चौथी बात यह है कि प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंड के वर्तमान वर्तमान स्तर के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। ठीक है? चलो भाई। चलो भाई। जो पाँचवीं बात है, तो पाँचवीं बात में ये कहा जा रहा है कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताओं, कपड़ों, जूतों, ईंधन तथा प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा करके कर दिया जाता है। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जब भारत में किसी निर्धनता रेखा की जब हम बात करेंगे तो उनमें हम किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे? उनमें हम बात रखेंगे कि हमारी खाद्य आवश्यकताएँ क्या हैं, कपड़े क्या हैं, मतलब कपड़ों की मतलब हमारी आपूर्ति हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, किस कैटेगरी की हो पा रही है। जूते हमारे किस प्रकार के हैं या नहीं हैं, ईंधन हमारे पास किस प्रकार का है कि हम प्राकृतिक ईंधनों का प्रयोग कर पा रहे हैं कि जो एलपीजी गैस का प्रयोग कर पा रहे हैं या किसका कर पा रहे हैं। साथ में हम प्रकाश के लिए हमारे पास क्या संसाधन है, बिजली है कि नहीं है कि हम प्राकृतिक स्रोत पे अभी निर्भर हैं। शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएँ हमारी फुलफ़िल हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। तो हम इन सब चीज़ों को विचार करके फिर हम अपनी एक निर्धनता रेखा डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? और उसमें भी हम क्या करते हैं, इन सबको पैसों में हम जो है चेंज कर देते हैं कि टोटल हमारा इन सब पे कितना खर्च आ रहा है, और इन सबको जो है टोटल जोड़ने के बाद जो जितना खर्च आएगा उसको हम डिफाइन कर देंगे कि यह हमारी रेखा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति इतना उसकी इनकम हो जा रही है या इतना वो खर्च कर पा रहा है, तो क्या है वो अमीर है या गरीब नहीं है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। छठी बात अगर हम करें तो इसमें कहा जा रहा है, छठवीं बात में, कि निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। जैसे खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिला करके आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। ठीक है? देखो,
एक तो जो आपसे बताया गया 5वें पॉइंट में कि आप जो है जब किसी भी निर्धनता रेखा के बारे में जब उसको आप डिफाइन करने की बात करते हैं, तब उसमें जो है उनकी भौतिक मात्राओं को जो है हम क्या करते हैं पैसे में कन्वर्ट करके उसका एक अनुमान लगा लेते हैं कि हम जो है या कोई व्यक्ति अगर इतना पैसा खर्च करता है या उपभोग करता है तो वह गरीब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम उसके कैलोरी की बात करें कि वह कितना पोषण उसको मिल रहा है, ठीक है, तब भी हम जो है एक एक मोटा मोटा अनुमान लगा पाएंगे कि अगर व्यक्ति, देखो इसके बारे में यहाँ पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति है और वह 2400 कैलोरी भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। अगर कोई शहरी व्यक्ति है, वह 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति गरीब नहीं हैं। अगर कोई इससे कम प्राप्त करता है, तब हम उसको गरीब की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पैमाने 2 बन गए। एक पैमाना ये कि उपभोग का स्तर कैसा है, उपभोग व्यय का स्तर कैसा है, पहला पॉइंट, 5वें पॉइंट में बात लिखी गई है। और दूसरा जो है कि वो कितनी कैलोरी पा रहा है। तो इन दोनों के आधार पर हम जो है निर्धनता रेखा का क्या करेंगे, निर्धारण कर सकते हैं। भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो वही देखो बात पॉइंट नंबर 7 में लिखी है कि भारत में होना चाहिए, है ना, में भारत में जो है स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, देखो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर है तो व्यक्ति गरीब नहीं है, अगर इससे कम है तो गरीब है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी की तुलना में अधिक मानी गई है। इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, ठीक। तो इतनी बातें हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो देखिए, इसके बारे में आपसे एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि ग्रामीण में कितनी कैलोरी की आवश्यकता का पैमाना बनाया गया है और शहरों में कितना बनाया गया है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। ग्रामीण में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति और एक दिन की, और ये एक वयस्क की बात हो रही है, किसी बच्चे या बूढ़े की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें जो है आयु लिंग के आधार पर या स्थान के आधार पर इसमें थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक वयस्क व्यक्ति आम तौर पर एक नॉर्मल जगह पे रहने वाला, उसके लिए ये बातें कही जा रही हैं। अगर ग्रामीण है तो 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, और अगर शहरी व्यक्ति है तो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक। ये तो सारी बातें हो गई आपकी गरीबी के बारे में। अब जो सबसे बड़ा रीजन है वो हम ही जानेंगे कि आखिर गरीबी पैदा क्यों हुई या कैसे हुई भारत में, ठीक है, या उसके कौन कौन से रीजन्स रहे हैं, उसकी हम अगर चर्चा करें तो जो सबसे पहली बात निकल के आती है वो आती है इतिहास से। अगर हम इतिहास में जाएँ तो वहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी-सी बात लिखी गई है कि एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर होना, ठीक है? कि जब हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे तब उन्होंने क्या किया था, उनकी जो विकास की जो दर थी वो बहुत कम थी, बहुत स्लो थी। साथ में उन्होंने जो हमारे देश के जो हस्तशिल्प थे इनका क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, ठीक है? ताकि जो हमारे जो देश की जीडीपी है वो बढ़ने ना पाए, है ना? तो एक जो रीजन वहाँ से चला और उसके बाद उस जीडीपी वहाँ से फिर जब डाउन हुई तो उसका जो रिज़ल्ट रहा वो आज तक हमारे क्षेत्र में व्याप्त है, ठीक है? तो वही सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। इस बार एक बार मैं पढ़ के आपको यहाँ पे सुना दे रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास भी करिएगा कि एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर होना। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। वही जो बात हमने आपसे ऊपर बताई कि जब उन्होंने हमारे जो कुटीर उद्योग थे या जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनको जब उन्होंने उसका दमन कर दिया, तो उसका जो रिज़ल्ट रहा, जो उसके परिणाम रहे वो 1980 तक जारी रहे, ठीक है? इसके परिणामस्वरूप क्या-क्या हुआ कि रोज़गार के अवसर घट गए, ठीक है? आय की वृद्धि दर गिर गई, कम हो गई। इसके साथ-साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई थी। और साथ में भाई देखो जनसंख्या पर तो कोई कंट्रोल था नहीं। अवसर भले गिर रहे हैं, रोज़गार के अवसर गिर रहे थे, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि अपने दर से ही हो रही थी। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। ठीक है? कि हमारे जो देश की क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय थी वो क्या हो गई, बहुत कम हो गई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। ठीक है? दूसरी बात यह है कि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र
कि रोजगार के अनेक अवसर तो सृजित हुए, लेकिन इनका जो प्रभाव था वो भारत के कुछ ही भागों तक ही सीमित रहा। यह भी इसका एक रीजन है। तीसरी बात कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध करवाए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। समझ पा रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों ने या निजी क्षेत्रों ने रोजगार के तो अवसर उपलब्ध करवाए, लेकिन ये उस मात्रा में अपर्याप्त घोषित हुए जितने हमारे बेरोजगार थे। तो अब जब जिसको नौकरी नहीं मिली तब उसने क्या स्टार्ट कर दिया, कोई रिक्शा चालक बन गया, कोई विक्रेता बन गया, कोई सेल्स में आ गया, कोई गृह निर्माण कार्य में लग गया, ठीक है? कोई घरेलू नौकर के रूप में काम किया। तो मतलब इस प्रकार से वो जो अनियमित मज़दूर होते हैं, उनकी श्रेणी में ये लोग कहीं न कहीं शिफ्ट हो गए, जिससे क्या हुआ, आगे हमारी गरीबी बनी रही। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिसमें कह रहा कि उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही। बहुत स्पष्ट बात कही जा रही है कि जो आय की असमानता बनी रही कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा धन था, तो वो अमीर थे और वो आगे भी अमीर होते चले गए। लेकिन जिनके पास जो अनियमित मज़दूर थे, जो गरीब बंदा था, वो हमेशा से गरीब बना हुआ चला गया। इन दोनों के बीच का जो असमानता थी, वो कभी खत्म नहीं हो पाई। ठीक है? अभी इसी के बारे में हम आगे एक अर्थशास्त्र के बारे में लॉरेंज वक्र पढ़ेंगे, तब आपको बातें और स्पष्ट हो जाएँगी। ठीक है? चलिए। और देखो इसमें कहा जा रहा है कि इसका प्रमुख कारण भूमि तथा अन्य संसाधनों का असमान वितरण भी रहा। ठीक? 5वीं बात ये है कि अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों में आयोजन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। ठीक है? तो यह भी एक रीज़न है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, तो इसमें कहा जा रहा है कि छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो वो किसी साहूकार से या किसी से मान लीजिए ₹100 का लोन लिया। अब ₹100 का उधार लिया तो ये भाई साहब क्या करेंगे कि हमको 10% या 12% या 20% तक भी जो है ब्याज वसूलते हैं। तो ₹100 बंदा लोन ले रहा तो ₹120 वो जो है इनको वापस करेगा। तो ये जो ₹20 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, यह भी तो इसकी इनकम से कटेगा। तो जहाँ वो आज अपनी मूलधन वो वापस नहीं कर पा रहा था, साथ में अब वो ब्याज भी वापस कर रहा है। तो मतलब वो गरीब था, अब वो और गरीब होता चला जा रहा है। ठीक है? तो यह भी जो है निर्धनता का एक बहुत बड़ा रीज़न बना। और 7वीं बात कि निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। ये सब आप पता है। अधिक जनसंख्या निर्भरता भार को बढ़ा देती है, जिससे समय के साथ-साथ निर्धनता और अधिक हो जाती है। पॉइंट नंबर 8 कि भारत में योग्य एवं कुशल उद्यमकर्ताओं का अभाव है। मतलब रिस्क लेने वाले जो उद्योगपति हैं, उनका भी अभाव है। नागरिकों में उद्यमशीलता एवं कौशल का अभाव उन्हें रोजगार के लिए हतोत्साहित करता है। अब देखिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी जो सैलरी होगी, जो आपकी तनख्वाह होगी, वो ज़्यादा होगी। लेकिन अब अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, तो क्या है, आपकी जो सैलरी है, वो कम होगी। तो अगर आपके अंदर कौशल की कमी है, तो वह भी जो है रीज़न है आपके निर्धन होने का। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, जो अभी देखिए आपने एक नाम सुना था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। तो वह जो गरीबी हटाने के लिए ही आपको स्किल बनाने के लिए वह योजना लाई गई थी। ठीक है? ताकि आपके अंदर जो कार्य क्षमता है, जो कौशलता है, उसको और एनहांस किया जाए और बढ़ाया जाए, ताकि आपकी जो सैलरी मिले, थोड़ी बढ़ कर के मिले, ताकि आप जो है निर्धनता की कैटेगरी से बाहर आ सकें। ठीक? इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 की आर्थिक आधारित संरचना के प्रमुख घटक जैसे कि ऊर्जा, यातायात एवं संचार और सामाजिक आधारित संरचना के प्रमुख घटक जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि आवश्यकता की तुलना में बहुत न्यून या अपूर्ण हैं। ठीक है? तो ये कुछ बातें जो आपकी निर्धनता के रीज़न के रूप में हमने आपको बताई। अब जो शुद्ध तौर पे अर्थशास्त्र है, तो उस अर्थशास्त्र से 3 बातें हमको जाननी है। सबसे पहला है निर्धनता का दुष्चक्र, और दूसरा हमारा है लॉरेंज वक्र, और तीसरा हमारा है गिनी गुणांक, ठीक है? और चौथा हमारा रहेगा कुज़नेट
वक्र। जब हम इन चारों को पढ़ लेंगे तब हम जो है फिर आ जाएँगे अपनी अर्थव्यवस्था में। लेकिन अभी चूँकि गरीबी का चैप्टर चल रहा है तो उसमें जो है ये पढ़ना ज़रूरी है कि आखिर निर्धनता का दुष्चक्र होता क्या है? सबसे पहले आपको हम ये थोड़ा-सा यहाँ पे समझाते हैं, उसके बाद जो है हम आपको यहाँ पे पढ़ के बता भी देंगे। पहली बात ये है कि अब देखो यहाँ से सवाल आपका जो बनता है कि निर्धनता का दुष्चक्र, इसका जो सिद्धांत वो किसने दिया था? किस प्रोफ़ेसर ने या किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ये कई बार, हज़ारों बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो उसके जो प्रणेता थे वो थे साहब रेगनर नर्कसे साहब। कौन थे? रेगनर, प्रोफ़ेसर रेगनर नर्कसे, ठीक है? इन्होंने ही जो है गरीबी के दुष्चक्र का जो सिद्धांत था वह दिया था। दूसरी बात ये कि गरीबी का दुष्चक्र यह दर्शाता है कि गरीबी ही गरीबी का कारण है। अब ये कैसे है वो बात यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और 3 में लिखी गई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस फिगर के माध्यम से, ठीक? चलो देखो, सबसे पहले यहाँ लिखा है पॉवर्टी मतलब गरीबी। अगर व्यक्ति गरीब है तो दूसरी बात क्या होगी? लो प्रोडक्शन। अगर व्यक्ति गरीब है, तो उसकी जो उत्पादन क्षमता होगी, वो क्या होगी? कम होगी, ठीक है? मान लो कोई व्यक्ति गरीब है और उसके पास 1 बीघा ज़मीन है, ठीक है? ये हम बात कर रहे हैं एक एक कृषक की और एक हम बात कर रहे हैं जो व्यक्ति नौकरी पेशा है, ठीक है? और दोनों व्यक्ति क्या हैं? गरीब हैं। और यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं एक कृषक की जो कि अमीर कृषक है और एक व्यक्ति है जो कि अमीर है और वो उसकी नौकरी भी जो है अमीरों वाली है, ठीक? अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति गरीब होगा, तो गरीब व्यक्ति क्या करेगा? लो प्रोडक्शन करेगा, मतलब उसकी जो उत्पादकता होगी वो क्या होगी? कम होगी। अब देखो, जो व्यक्ति कृषि वाला है और यहाँ पे वो व्यक्ति क्या है? गरीब है, तो अब उसके पास बीज लेने के लिए पैसे नहीं है, खाद के लिए पैसे नहीं है, ठीक है? तो उसने क्या किया? जुगाड़ से जो है, जो आपके गाँव की जो देसी खाद है, उससे काम कर लिया या जो पुराने बीज थे, उससे काम कर लिया। तो अब जो 1 बीघा में मान लेते हैं हमने यहाँ वो 5 क्विंटल, ठीक है? 5 क्विंटल का उत्पादन किया। लेकिन अगर कोई गरीब ना होकर के अमीर अगर कोई किसान होगा, तो क्या करेगा? अच्छे उन्नत किस्म का बीज लाएगा, उन्नत किस्म का वो जो उर्वरक लेके आएगा। तो जहाँ पे आप यहाँ 5 क्विंटल का उत्पादन कर रहे थे, वहाँ पर ये बंदा 7 से 8 क्विंटल प्रति बीघे का उत्पादन करेगा, ठीक है? जो व्यक्ति जिसके पास कौशल की कमी है, ठीक है? मान लेते हैं उसकी जो सैलरी है वो ₹10,000 पर मंथ है, ठीक है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्या स्किल्ड है, उसके पास कौशल अच्छा है, तो वहीं उसकी जो इनकम होगी वो 15 से 20,000 होगी, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, अगर आप गरीब हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा? कम होगा। तो गरीब का जो प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। अब जब आपका प्रोडक्शन कम होगा तो आपकी जो इनकम कैसी रहेगी? कम रहेगी, ज़ाहिर-सी बात है, कम इनकम। अब जब कम इनकम रहेगी तो आपकी जो डिमांड है वो क्या होंगे? कम होंगे। मतलब ये होगा कि आप काम चलाऊँ काम करेंगे कि ठीक है अब काम करते हैं, इस बार जो है हम ये 2 शर्ट और 2 पैंट इस साल खरीद लेते हैं, अब ये जो हमारा 4 साल, 5 साल, 6 साल चलता रहेगा। ठीक है? तो कहने का मतलब हमारी जो डिमांड होगी वो क्या होगी? कम होगी और इस डिमांड कम होने से क्या होगा? क लैक ऑफ कैपिटल, हम रिस्क नहीं ले रहे हैं यहाँ पे देखिए रिस्क भी नहीं ले रहे हैं। तो देखो हमारी जो हम जितने में उतने में खुश रहना चाह रहे हैं, संतुष्ट रहना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो है आपकी पूँजी को नहीं बढ़ाता है। आपका जो संतुष्टि का स्तर है, वो पूँजी को नहीं बढ़ाता है। जितना आपके अंदर भूख बढ़ेगी, उतना आप जो है काम करोगे, उतना ज़्यादा आपकी पूँजी बढ़ेगी। ठीक है? अब देखिए लैक ऑफ कैपिटल हो गया। अब जब लैक ऑफ कैपिटल है, जब आपके पास पूँजी का अभाव है, तो अब आप क्या करोगे? लो इन्वेस्टमेंट। देखो, आपने खर्चा किया, मान लो आपके पास ₹10,000 की इनकम है, ठीक है? आपने 10,000 में से 7,000 आप अपने ऊपर खर्च कर दिए, आपके पास बचे कितने? ₹3,000 बचे। आपने ₹3,000 का क्या कर दिया? बैंक में डाल दिया, डाकखाने में जमा कर दिया या कहीं पर भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन जो बंदा 15,000 या 20,000 कमा रहा है, ठीक है? या जो इससे भी ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, मान लो कोई बंदा 1 लाख रुपए कमाने वाला है, तो मान लेते हैं 1 लाख रुपए कमाने वाले का जो खर्चा है वो मान लो 60,000 मान लेते हैं, ठीक है? तब भी तो उसके पास 40,000 की सेविंग होगी। एक बंदा जो 3,000 की सेविंग कर रहा है, एक बंदा जो 40,000 की सेविंग कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क होगा। अब देखो जो आपका लो इन्वेस्टमेंट है, अब लो इन्वेस्टमेंट से जो आपको क्या मिलेगा? लो प्रोडक्शन मिलेगा। 3,000 पर कितना ब्याज मिलेगा भाई? अगर हम 10% भी मान लेते हैं तब भी बहुत कम मिलेगा। 3,000 का 10% और 40,000 का 10%, बात समझिए। 3,000 पर जो 10% का ब्याज अगर मान लो कहीं मिलता है और 40,000 पर कोई 10% का ब्याज मिलता है, तो 3,000 से ज़्यादा मिलेगा 40,000 पे। तो जब आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो आपका जो ब्याज मिलेगा या जो आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, वह भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो जब प्रॉफ़िट कम मिलेगा, तो फिर आपसे गरीब हो जाएँगे और फिर जब फिर गरीब होंगे, तो ये जो चक्र आपका हमेशा
चलता रहेगा। तो आपको अपनी इस गरीबी के चक्र को तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो यही आपका जो है दुष्चक्र है गरीबी का, मतलब जो व्यक्ति गरीब है, वो और गरीब होता चला जा रहा है। अगर आपने इस चक्र को नहीं तोड़ा, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप गरीब होते चले जाएँगे, ठीक है? एक बार मैं इसको फिर से बोल दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति गरीब है, तो उसका क्या होगा? लो प्रोडक्शन, फिर लो प्रोडक्शन से और क्या होगा? लो इनकम, और लो इनकम से लो डिमांड, कम से कम आपकी डिमांड होगी। कम डिमांड इट मीन्स कि लैक ऑफ कैपिटल होगी। लैक ऑफ कैपिटल दर्शाती है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो क्या होगा? स्लो होगा। अगर इन्वेस्टमेंट कम है, तो आपका जो प्रॉफ़िट मिलने वाला है, वह भी कम होगा। इट मीन्स कि आप पुनः गरीब हो गए। अब ये बताओ, जो बंदा 10,000 कमा रहा है, 3,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो भाई साल भर में बाद में 36,000 ही आपका जो है सेव कर पाएगा। लेकिन जो बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, 40,000 रुपए उसकी सेविंग है, तो 12 चौक 48,000, 48,000 मतलब 50,000, यहाँ बंदा 50,000 की सेविंग कर रहा है, और ये भाई साहब जो 36,000 की सेविंग कर पा रहे हैं, ठीक है? 12 चौक 48 के बाद 4 ज़ीरो, भाई ये देखो 4,80,000 हो गया। ये देखो 4,80,000 की सेविंग यहाँ हो रही है, और 36,000 की सेविंग यहाँ हो रही है। यहाँ तकरीबन 5 लाख, यहाँ पे आपका जो है तकरीबन 50,000। अब बताओ 5 लाख ज़्यादा है कि 5,000 ज़्यादा है? सॉरी, 50,000 ज़्यादा है। तो मतलब जो व्यक्ति अमीर है, वो अमीर ही होता जा रहा है, और जो व्यक्ति गरीब है, वो गरीबी में ही फँसा रह जा रहा है। तो इसी को जो है रगनर साहब ने एक सिद्धांत दे दिया, उसका नाम दिया गरीबी का दुष्चक्र। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको इस चक्र को कहीं न कहीं तोड़ना ही पड़ेगा। आपको अपने इनकम के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे। आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 आपको बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है? जितने ज़्यादा आपके इनकम के स्रोत होंगे, तब आप जाकर के अपनी गरीबी से बाहर निकल पाएँगे। ठीक है? तो यही सारी बातें जो है आपको यहाँ पर बीच में लिखी गई हैं। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 में, कि गरीबी के विभिन्न आयाम एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जैसे गरीबों की संख्या अधिक होने से उनकी मजदूरी की दरों में भी कमी हो जाती है। मतलब अगर ज़्यादा मज़दूर होंगे, तो क्या करें, मान लो कोई चौराहा है, ठीक है? यहाँ पे 100 मज़दूर आपके इकट्ठा हैं, ठीक है? कोई आदमी आएगा, तो कहेगा कि हमको 2 मज़दूर की आवश्यकता है। तो अब अगर 100 मज़दूर हैं, तो क्या कहेंगे कि भैया हमको तुम ₹100 ही दो, और हमको लेके चलो, हम तुम्हारे घर काम कर देंगे। लेकिन अगर यही मज़दूरों की संख्या 10 होती, तब क्या होता? तब ऐसा, भैया हम ₹500 लेंगे पूरे दिन का, तभी हम जाएँगे काम करने। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मज़दूरों की जो संख्या है, जो गरीबों की संख्या है, वो क्या कर रही है? उनकी इनकम को भी कम कर रही है, उनकी मज़दूरी की दर को भी कम कर रही है। ठीक है? क्योंकि माँग की तुलना में आपूर्ति अधिक हो जा रही है। भाई हमको 2 लेबर की ज़रूरत है, यहाँ और यहाँ पे 100 लेबर हैं। ठीक है? और जहाँ पे जब हमको 2 लेबर की आवश्यकता थी, और यहाँ पे 10 लेबर थे, तो देखो 10 लेबर और 100 लेबर में फ़र्क होता है ना? तो कहने मतलब जब हमारी आपूर्ति ज़्यादा होगी, जब हमारी माँग कम होगी, तो क्या होगा? हमारी जो मज़दूरी की दर होगी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना? ये बात। तीसरी बात ये कही जा रही है कि इसी प्रकार मज़दूरी दर कम होने से आय कम हो जाती है। अब देखो, जहाँ पे आपको ₹500 पर डे का मिलना था, वहाँ अब आपको ₹100 पर डे का मिल रहा है। बात समझिए, जहाँ आपको ₹100 मिल ₹500 मिलने थे, वहाँ आपको ₹100 मिल रहे हैं। तो आपकी इनकम क्या हो गई? 4 गुना कम हो गई, ठीक है? 5 गुना, 4 से 5 गुना कम हो जा रही है। अब देखिए, ऐसे में क्या होगा? यदि ऐसे में वे ऋण ले लेते हैं, एक तो आपकी इनकम कम है, साथ में आपने ऋण भी ले लिया। अब क्या होगा? ऋण ले लिया, और उन्हें महँगा ब्याज देना पड़ता है, तो वे ऋण जाल में फँस जाते हैं। अब देखो, हमने अभी आपको बताया था कि अगर आपने ₹100 लिया और आपको ₹120 देना पड़ गया, तो कल वाली मज़दूरी, कल वाली इनकम से भी आप ₹20 नीचे रहोगे। ठीक है? अभी आप 100 के पैमाने पे हो, कि मतलब पर डे आप ₹100 कमा रहे हो, और पूरा महीना आपका आराम से चल रहा है। लेकिन अगर गलती से आपने लोन ले लिया, या किसी से उधार ले लिया, और आपको मान लो 10% या 20% आपको देना पड़ गया, तो जो अगली आपकी इनकम होगी, अब कितनी होगी? ₹90 होगी या ₹80 होगी? जहाँ आपकी इनकम ₹100 पर डे के हिसाब से कंटिन्यू चल रही थी, अब वो और घट करके 90 या ₹80 हो गई। मतलब आप गरीब थे, अब आप और गरीब हो गए। ठीक है? तो यही चीज़ आपसे कही जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति है और उसकी इनकम कम है, उसके बाद उसने जो महँगा ब्याज पे जो है ऋण ले लिया, तो अब क्या करेगा? वो जाल में इसमें फँस जाएगा। उसके बाद ऐसे में यदि उसके द्वारा आय बढ़ाने के लिए परिवार के बच्चों को श्रम कार्य पर लगाया जाए, तो उसकी शिक्षा और कौशल विकास बाधित होते हैं। अगर मान लो इस ₹80 को ₹100 करने के लिए उसने क्या किया, कि हमने अपने बच्चों को भी जो है काम पे लगा दिया, तो उससे क्या होगा? उन बच्चों की शिक्षा बाधित होगी, साथ में जो उनका जो विकास होना था, वह भी अच्छे से नहीं हो पाएगा।
अब देखिए, इस 20 रुपए की कमी के नाते आपने अपने बच्चे से उसका बचपन छीन लिया। साथ में उसकी शिक्षा में रुकावट हुआ। मतलब एक तो आप गरीब थे, ऊपर से आप और गरीब हुए, साथ में अपने बच्चे को भी गरीबी के दलदल में फँसा दिए। ठीक है? आगे देखिए, कार्य पे लग जाए तो उसकी शिक्षा और विकास में बाधित होते हैं और इसमें बाल श्रम की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार गरीबों को अगली पीढ़ी में गरीबों की अगली पीढ़ी भी गरीबी और मज़दूरी में ही रह जाती है। इसे ही निर्धनता का दुष्चक्र कहते हैं। बात समझ गए? एक तो आप गरीब, साथ में आपने अपने बच्चों को भी गरीबी के दलदल में ढकेल दिया। अब चूँकि वो बच्चा बहुत कम उम्र से मज़दूरी में आ गया, अब वो ना तो उसके पास कोई स्किल अच्छी आ पाई, ना तो वो अंदर पढ़ाई कर पाया। अब क्या होगा? अब उसकी जो पीढ़ी आएगी, वह भी जो है और गरीब हो जाएगी। तो ये जो आपका चक्र है, ये हमेशा चलता ही रहेगा। तो इसी नाते कहा जाता है कि इस चक्र से आप जितनी जल्दी हो सके दूर होने का प्रयास करें, ठीक है? तो यही सिद्धांत दिया था किसने? प्रोफ़ेसर रेगनर नरकसे साहब ने, ठीक है? और इसको हम क्या बोलते हैं? गरीबी का दुष्चक्र बोलते हैं, ठीक? यहाँ से आपका 1 नंबर का सवाल बनता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था? क्लियर है इतनी बात? चलो, अब एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट वह है हमारी लॉरेंज वक्र के बारे में, है ना? चलिए, तो अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं लॉरेंज वक्र क्या होता है। अब देखिए, चूँकि ये गरीबी का चैप्टर है तो इसमें जो है लॉरेंज वक्र आएगा, है ना? अब लॉरेंज वक्र के बारे में थोड़ा-सा आपको हम समझाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। पहले इसको हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो है पहले इसको एक बार आपको हम पढ़ कर के सुना देते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे, ठीक? सबसे पहली बात ये कि इसका जो प्रतिपादन किया था, वो किया था लॉरेंज साहब ने। तो लॉरेंज साहब ने जो है, इनका जो पूरा नाम था वो था मैक्स ओ लॉरेंज। इन्होंने 1905 में जो है इस सिद्धांत या इस विधि का जो है को लॉन्च किया था, ठीक? दूसरी बात ये है कि लॉरेंस वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात करते हैं, ठीक है? आय की विषमता क्या है? कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, इस बात का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? लॉरेंस वक्र करता है। और कई बार जब मैं पूछा गया कि लॉरेंस वक्र किससे संबंधित है, तो वह आय की विषमता से संबंधित है। यही वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरी बात कि लॉरेंस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। यदि समाज के 10% लोगों के पास कुल आय का 10%, 20% लोगों के पास 20% और इसी अनुपात में अगर यह आगे बढ़ता जाए तो इन्हें प्रदर्शित करने वाली रेखा 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री की रेखा होगी। इसे हम पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा भी कहते हैं। लॉरेंज वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। ठीक? चलो, अब इसको थोड़ा-सा हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि साहब कहना क्या चाहते हैं। मान लेते हैं ये हमारा, ठीक है? ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है? और ये हमारा जो है वाई अक्ष है, ठीक है? और ये हमारा मूल बिंदु है 0, 0, ठीक है? यहाँ पर है हमारी जनसंख्या और ये हमारी जनसंख्या और ये हमारी आय का स्तर है, ठीक है? चलो भाई, हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? मान लेते हैं यहाँ पे 10% आय का 10%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 30%, है ना? ऐसे करते-करते यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100%, ठीक? अब हम देख लेते हैं हमारी जो जनसंख्या है वो, यहाँ पे 10%, है ना? यहाँ पे 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 30%, ये 40%, ये 50%, ये 60, 70, 80, 90 और 100। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई। अब आपसे कहा जाए कि जो हमारी इनकम है, जो हमारी आय है, ठीक है? अगर मान लेते हैं हमारी जो आय है वो 100% है, ठीक है? और 100% की हमको सिर्फ़ 10% जो आय है वो खर्च करनी है। तो अगर ये 10% की आय 10% और जो हमारी जनसंख्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वह भी हमारी 100% के 100% ही है। तो अगर 10% की इनकम 10% को मिली, ठीक है? तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। मान लेते हैं 20% की इनकम 20% को मिल गई, ठीक है? तो हमारा क्या होगा? बैलेंस बराबर रहेगा, ठीक है? और अगर हमने कहा कि हम अपनी इनकम का 30% जनसंख्या को बाँट दिए, तो इस प्रकार से हमको जो एक वक्र मिलेगा वह एक 45 डिग्री के
रेखा के रूप में मिलेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष समता रेखा बोलते हैं। निरपेक्ष समता रेखा बोलते हैं। अब फिर से एक बात समझ लो कि निरपेक्ष समता रेखा यह कहती है कि किसी देश की अगर कोई इनकम है, मान लेते हैं 100% है, तो उस 100% की इनकम का अगर 10% 10 वहाँ की जनसंख्या के 10% को मिलता है, 20% इनकम 20% जनसंख्या को मिलता है, 30% 30% की जनसंख्या को मिलता है, तो मतलब वहाँ पर कोई गरीबी नहीं है। भाई एक बात बताओ, 10 रुपए कमा रहे हैं और 10 लोगों में हमने पूरा-पूरा बाँट दिया। तो वहाँ पे सारे लोगों की जो इनकम है वो क्या हो गई? बराबर हो गई। मतलब यह एक आदर्श स्थिति है, ठीक है? कि अब कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, ठीक है? क्योंकि हर देश की बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस नाते ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यह एक आइडियल कंडीशन है। अब होता क्या है वास्तव में? अब जो होता है उसकी तुलना हम इसी निरपेक्ष समता रेखा से करने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक और ग्राफ ऐसे बना दे रहे हैं। यह हमारी हो गई एक सापेक्ष निर्धनता रेखा। अब देखो यहाँ पर भी वही पैमाना लगेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, 10, 100, ठीक है? यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और सबका जो हम 10-10 का मान ले रहे हैं, ठीक है? 30, 40, 50, ये वाला 20 यहाँ पे रहेगा, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे 100%, ठीक है? इसी प्रकार से जो हमारा ये है, यह भी जो है 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे 100%। हमने आपसे क्या बताया? हमने आपसे कहा कि अगर अगर 10% इनकम 10% जनसंख्या में बराबर बराबर बाँट दी गई, तो हमारी जो है हमारे यहाँ कोई गरीबी नहीं है, साफ-साफ बात हो गई। अब होता क्या है कि ये जो है ऐसे जो हमारी इनकम रेखा बढ़ती है, ठीक है? ये देखिए, दिखा आपको? ये देखिए, अब अगर इस पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि जो हमारी 45 वाली रेखा है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखिए, पहली बार हमने क्या कहा था? 10% इनकम 10% जनसंख्या में डिवाइड हो गई, बात बराबर हो गई। 20% हमारी जो उसकी खर्च है मतलब इनकम है, वो 20% जनसंख्या में बराबर बराबर बँट गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इस वक्र अगर ये जो हमारा वक्र है, ये जो हमारी रेखा गई बीच से, अगर ये ऐसे ना होके कर्व ले रही है, ठीक है? तब क्या होगा? अब इस पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पर देखो एक पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर जो है 10%। अब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा आय था, आय हमारी 10% आय कितने में डिवाइड हो रही है? 30 पे जा रहा है ना? तो 10% आय आय हमारी 30% लोगों में डिवाइड हो रही है। अब हम ये मान लेते हैं कि एक रेखा यहाँ से यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, ठीक है? अब देखो, आय का जो हमारा अंतर है वो क्या है? अब हमारा जो आय का जो परसेंट है 30%, ये कितने में डिवाइड हो रहा है? एक पॉइंट यहाँ पर जो है, ये पॉइंट आ रहा है आपके 70 या 65 के बीच में, हम इसको 70 मान लेते हैं। अब 30% जो है 70 लोगों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है? एक पॉइंट हम यहाँ पे मान ले रहे हैं, यहाँ पे। तो ये लगभग आपके 100 पे बराबर पहुँच जा रहा है, लगभग मान लेते हैं, ठीक है? अब देखो 60% जो इनकम है वो 100 पे पहुँच जा रहा है। अब कहने का मतलब क्या हुआ, जो एक आइडियल कंडीशन थी जो कि आपके निरपेक्ष समता रेखा प्रदर्शित कर रही थी कि 10% की इनकम 10% जनसंख्या में जब बाँटती थी, तब तो वहाँ पे कोई व्यक्ति निर्धन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, या वहाँ पर जो है आय की असमानता भी नहीं नहीं होती थी। अब वहाँ पे मान लो 10 लोग हैं, 10 रुपए इनकम है और 10 लोगों में बाँटना तो हमको ₹1 मिलता था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो ये तो जो पहला हमने बनाया था 10% वाला, ये कितने में डिवाइड हो रहा था? 30 में हो रहा था। अब ₹10 जो है 30 लोगों में डिवाइड हो रहा है, मतलब 1/3 मतलब 0.33, एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है? 0.33, पहले कितना मिलता था? ₹1। तो यहाँ पे क्या हुई? गरीबी बढ़ी। अब देखो, वही जब हम 30% पे पहुँच गए, अब यहाँ पे वो 60 के या 60 पे मान लेते आ गया, ठीक है? तो ₹30 जो है 60 लोगों में डिवाइड हुए, तो कितने को मिला? एक को मिला कितना? 50 पैसा मिल गया। अब देखो 60 पे जब हमने अपनी इनकम का 60% बाँटना चाहा, तो वो जो है 100% लोगों में बँट गया, तो 60/100 हो गया,
ठीक है? तो 6 हो गया, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 3/5 हो गया, 5 छक्का 30 मतलब लगभग 60 पैसा एक व्यक्ति को मिला। अब देखिए, जहाँ पर ₹1 मिल रहा था सबको बराबर मात्रा में, अब यहाँ पर 33 पैसे मिल रहा है, 50 पैसा मिल रहा है, 60 पैसा मिल रहा है। उसके बाद भी हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ 60% इनकम ही क्या हो रही है, खर्च हो रही है, बाकी कहाँ हो जा रही है, किसी और के पास हो जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यह कर्व इस निरपेक्ष रेखा से जितना दूर जाएगा, ठीक है? आय की असमानता उतना बढ़ेगी। ठीक है ना? यही लॉरेंज वक्र के रूप में आपको बताया जा रहा है। ये जो आपका लॉरेंज वक्र है, ये जो आपका वक्र है, ये वाला, है ना? इसको थोड़ा-सा लाल कर लें, तब दिखाएँ आपको। लाल-पीला कर लें? इसको लाल कर ले रहे हैं, ठीक है? ये जो हमारा जो हमने जो सेकंड वाला वक्र बनाया था, यहाँ से लेकर के ये ऊपर वाला, ठीक है? इसका क्या नाम है? यही आपका लॉरेंज वक्र है और ये जो हमारी एक क्या है? आइडियल कंडीशन वाली वक्र है, ठीक है? निरपेक्ष समता रेखा है। अब इस समता रेखा से हम जितना भी दूर जाएँगे, हमारी क्या है? आय विषमता उतनी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है? तो यही बात जो है लॉरेंज साहब ने आपको बताने की कोशिश की थी। ठीक? तो आओ इसको एक बार जो है समझ लेते हैं कि लॉरेंज वक्र क्या है? हमने देखो समझ लिया था, ठीक है? अब देखो, हमको लगता है कि आपको मेरी बात समझ में भी आई होगी। अब पॉइंट नंबर 3 एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा यानी कि आदर्श लॉरेंज वक्र से जितना दूर जाएगा, आय असमानता उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है? और लॉरेंज वक्र सापेक्ष गरीबी को दर्शाता है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। देखो, जब भी तुलना की बात होगी, किसकी बात होगी? तुलना की, तो वहाँ पे कौन-सी गरीबी आएगी? सापेक्ष गरीबी आएगी और जब तुलना की बात नहीं होगी, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात होगी, तो वहाँ पे क्या आएगा? निरपेक्ष गरीबी आएगी। ठीक है? तो देखो, वही बात यहाँ पर भी जो है आपको बना करके बताया गया है। अच्छा, एक बात ये बताओ, ये तो बात हो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो हमारा वक्र है, ठीक है? अब थोड़ा-सा एक बार और फिगर बना दें हम। ये जो हमारा वक्र है, तो यार टेढ़ा हो जा रहा है। रुको, टेढ़ा नहीं होगा। 1 सेकंड रुक जाओ। 1 सेकंड रुक जाओ। यहाँ से हमने खींचने का प्रयास किया, ठीक है? ये और हमारा ये। ये हमारी क्या है? निरपेक्ष समता रेखा। पहली बार हमारी जो इनकम थी इस प्रकार थी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इस प्रकार बनती है, फिर कई बार हमारा होता है इस प्रकार बनती है और मतलब जितना वो दूर जाएगी उतना क्या होगा? हमारी आय की असमानता बढ़ती जाएगी। एक कंडीशन आपकी ऐसी भी आएगी कि ये जो आपका वक्र है वो इसी रेखा पर क्या हो जाएगी? इसी के समांतर हो जाएगी। इसी के हम बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ये देखो, इसको हम थोड़ा-सा एक बार और कलर चेंज कर दें। ये जो हमारी वक्र की जो रेखा है, इसको नीला कर दे रहे हैं। ये जो हमारा लॉरेंज वक्र था, ये देखो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था और अब की बार क्या हुआ? ये सॉरी, ये इसके जो है मान लेते हैं पैरेलल हो गई, ठीक है? क्या हो गई? पैरेलल हो गई, है ना? अब देखो, अब जब पैरेलल हो जाएगी तब क्या होगी? तब जो है वहाँ पे सर्वाधिक क्या होगी? सर्वाधिक आय विषमता होगी और इसी को जो हम गिनी गुणांक के रूप में जानते हैं। आओ इसको थोड़ा-सा और अच्छे से समझते हैं गिनी गुणांक के रूप में, ठीक है? आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हमारा लॉरेंज वक्र क्या होता है, ठीक है? लॉरेंज वक्र जो है आय की असमानता को दर्शाता है और उसके बारे में आपको हमने यहाँ बातें बता दी। अगर हमारा लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर जाएगा, हमारी आय की असमानता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और यही आपकी जो रेखा है, एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपकी इसी एक्स अक्ष पे क्या हो जाएगी? उसी के समांतर हो जाएगी। तो जब उसी के समांतर हो जाएगी तब क्या हो जाएगा? तब आय की जो असमानता सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है? इसी को आओ हम एक बार गिनी गुणांक के रूप में देख लेते हैं। गिनी गुणांक के रूप में क्या बातें कही जा रही हैं? सबसे पहली बात ये है कि जो गिनी गुणांक हमारा होता है, वो लॉरेंज वक्र का जो है, क्या होता है? गणितीय रूप होता है, ठीक है? लॉरेंज वक्र का ही जो है गणितीय रूप होता है, ठीक? आओ इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा गिनी गुणांक है वो क्या होता है? सबसे पहली बात यह है कि लॉरेंज वक्र जो गणितीय रूप होता आपका गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर जाएगा, आय की असमानता या गरीबी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है? दूसरी बात
कि ये जो गिनी गुणांक है इसको 1912 में इटालियन एक सांख्यिकीविद थे या आप अर्थशास्त्री बोल सकते हो, अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था कोरेट गिनी साहब, इन्होंने विकसित किया था। दूसरी बात यह है कि गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है, जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर का माप करता है। और तीसरी बात है कि यह वास्तविक लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे के संपूर्ण क्षेत्रफल के अनुपात के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है। अब इसको समझा रहे हैं। चौथा पॉइंट लिखा कि गिनी गुणांक बराबर क्या है? छायांकित क्षेत्रफल और बटा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे के संपूर्ण क्षेत्रफल। अब देख लो, बता रहे हैं इसको। पॉइंट नंबर 6 देखो कि गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा तथा न्यूनतम मूल्य 0 के बराबर होगा। यदि गिनी गुणांक 1 होगा तब आय असमानता सर्वाधिक होगी, और यदि गिनी गुणांक 0 होगा तो आय विषमता नहीं होगी। इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए, हमने आपसे कहा कि ये जो हमारा वक्र है, यह गिरते 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 कहाँ गया? इसी पर आकर के गिर गया। ठीक है, आपका जो एक्स एक्सिस है इसी पर आ गया। अगर हम इसको इस प्रकार से देखें, एक बार फिर से हम वक्र बना दे रहे हैं। ये देखो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि मान लिया, अरे यार कहीं टेढ़ा इतना हो जा रहा है। चलो ये देखो, चलिए यहाँ पे समझा देते हैं आपको। ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया, और ये हमारी जो मान लेते हैं 45 डिग्री का हमारा जो है रेखा, जो हमारी निरपेक्ष रेखा है वो जा रही है। ठीक है, ये देखो, जो हमारी 45 डिग्री वाली रेखा है वो यहाँ जा रही है। ठीक, अब जो ये वाला पार्ट है, इसको अगर हम यहाँ से मिला दें इसके पॉइंट से, ठीक, तो ये जो हमारा पूरा एरिया होगा, ठीक है, ये हमारा निरपेक्ष वाला है, निरपेक्ष वाला, और ये जो हमारा पॉइंट था ये वाला, ठीक है, ये हमारी वास्तविक स्थिति थी। ठीक है, ये हमारा वास्तविक स्थिति थी। ठीक है, ये 0 है, ये तुम्हारा यक्स अक्ष है, और ये तुम्हारा वाई अक्ष है। ठीक है, ये हमारी जो है निरपेक्ष रेखा, और ये हमारा जो है लॉरेंज वक्र है ना, लॉरेंज वक्र है। ठीक, चलो इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब हम गिनी गुणांक निकालते हैं, गिनी गुणांक है ना, तो गिनी गुणांक में कहा गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये जो हमारा क्षेत्रफल है, ठीक है, हम निरपेक्ष से कितना दूर आए हैं, निरपेक्ष निरपेक्ष समता रेखा से कितना दूर आए हैं, ये पॉइंट हमारा। ठीक है, ये वाली रेखा, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटे ये जो हमारा एक बन रहा है, ये बन रहा है, ये 0 से लेकर के, अगर इसको हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें और इसको हम ओ मान लें, ठीक है, तो ओ ए बी जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ओ ए बी, इसका पूरा क्षेत्रफल। अब इसमें हम बीच वाले को नहीं मानेंगे, ओ से लेकर के ए तक, फिर ए से लेकर के बी तक, और फिर ओ से लेकर के बी तक। ठीक है, तो ये जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? गिनी गुणांक निकल जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ की आय की विषमता कितनी है, इसको हम लोग जान लेंगे। ठीक है, चलो भाई, चलो भाई, तो यही जो हमारा गिनी गुणांक हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, और बटा जो हमारा पूरा क्षेत्रफल यहाँ से लेकर के यहाँ, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ वाला। ठीक है, तो जब हम इस छायांकित भाग में जब पूरे क्षेत्रफल से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? गिनी गुणांक निकल के आ जाएगा। ठीक, अब हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि अगर यही वक्र हमारा थोड़ा सा और डीप हो जाए, थोड़ा सा और डीप हो जाए, तो डीप होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये जो वक्र हमारा है ये यहाँ पे ना रह करके सीधे इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस छायांकित भाग को x मान लें और इसको हम y मान लें, ठीक है, मान लेते हैं, तो जो हमारा गिनी गुणांक होगा,
ठीक है, गिनी गुणांक होगा, वो जो हमारा छायांकित भाग एक्स हो गया और जो हमारा ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टे यहाँ नहीं दिख रहा ना, चलो एक बार देखते हैं, यहाँ दिखेगा, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। ये देखो, जैसे हमारा जो ये जो छायांकित भाग है ये वाला, ठीक है, ये हमारा यक्स हो गया, और जो जो हमारा ये पूरा भाग है ये वाला, ठीक है, इसको हमने वाई मान लिया। तो हमने आपसे कहा कि गिनी गुणांक बराबर यक्स और बटा यक्स प्लस वाई। लेकिन जब ये हमारा जो कर्व है, जब ये यहाँ पे ना रह के इस पर आ जाएगा, तो ये मतलब ये जो पूरा भाग है उसको वो कवर कर लेगा। तो अब की बार क्या होगा, तो अब की बार जो छायांकित भाग होगा वो एक्स प्लस वाई होगा, और जो पहले वाला भाग है वो एक्स बटा वाई होगा। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एक आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि वहाँ पर उस स्थिति में क्या होगी, आय असमानता सबसे ज़्यादा होगी, असमानता सर्वाधिक होगी। मतलब ये, अच्छा देखो, अब इसका मान एक आ गया, गिनी गुणांक का मान कितना आ गया, एक आ गया। तो जब एक मान आ जाएगा तो क्या होगा, आय समानता सबसे ज्यादा होगी। लेकिन जब हमारे जो कर्व है यहाँ पे ना आकर के इसी रेखा पर रह जाए, इसी रेखा पर रह जाए, इट मीन्स कि इनके बीच क्या बनेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगी, आय समानता ही नहीं होगी, है ना। तो वही बात हमने आपसे कही कि गिनी गुणांक का जो मान है वो जीरो से लेकर के एक के मध्य होगा। अगर मान एक पहुंच गया तो सर्वाधिक असमानता होगी, और जीरो हो गई तो मतलब असमानता ही नहीं है। और जो मामला चल रहा है वो बीच का मामला है, जीरो पॉइंट समथिंग पे काम हो रहा है, कि यहाँ पे कितनी गरीबी है, वहाँ पे कितनी गरीबी है, ठीक है। वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। हाँ, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार आप वीडियो को फिर से पॉज करके देख लीजिएगा, अगर बात ना समझ में आई हो या कोई और बात समझ में ना आई हो तो आप हमें एक बार कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो वही बातें देखो यहाँ पे पर लिखी गई हैं। अब देखो यहाँ से जो सवाल पूछा गया है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कि जो गिनी गुणांक हमारा है उसका प्रतिपादन किसने किया था और कब किया था। तो 1912 में किया था कोरेडो गिनी साहब ने, ठीक। दूसरी बात, यह जो है लॉरेंज वक्र का गणितीय रूप है। इसका मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो जीरो से लेकर के एक के मध्य हो सकता है। जब इसका मान एक होगा मतलब आय असमानता सर्वाधिक होगी, और जब इसका मान जीरो होगा तो आय विषमता बिल्कुल भी नहीं होगी। यही चार बात आपसे यहाँ से पूछी जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी गिनी गुणांक की। अब इसी के साथ एक और वक्र है, उसका नाम है कुजनेट वक्र, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ तीन बातें हैं, उसको भी आप समझ लीजिए, कि यह आय में वृद्धि और आय विषमता के मध्य संबंध को बताता है। किसके किसके मध्य में बताता है, आय में वृद्धि और आय में विषमता कितनी है, इनके मध्य जो एक कर्व बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कुजनेट्स वक्र बोलते हैं। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि कुजनेट्स वक्र निम्नलिखित में से किस किस के मध्य के संबंध को दर्शाता है। तो आपका जो अगर ऑप्शन में यह लिखा रहेगा आय में वृद्धि और आय में विषमता, तो आप उसी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, जैसे जैसे आय बढ़ती है पहले विषमता बढ़ती है तथा एक निश्चित समय के बाद विषमता में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। और तीसरी बात यह है कि विकासशील देशों में आय विषमता सर्वाधिक होती है तथा विकसित देशों में आय विषमता शून्य हो जाती है। अब देखिए कैसे होती है, समझ लीजिए। मान लेते हैं हमारा ये जो वक्र यहाँ से यहाँ पे है और ये जो है इस पे क्लियर है, ठीक है। एक जो हमारा पॉइंट यहाँ पर है जो कि बिल्कुल बीचों बीच है, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, 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 एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने कहा कि आय में वृद्धि और आय में विषमता का जो वक्र होगा उसे क्या बोलेंगे, कुजनेट्स वक्र बोलेंगे। मान लेते हैं हमारे एक पॉइंट ये है, हम और हमारी जो आय में वृद्धि इस यहाँ से यहाँ हो रही है। पहले हमारे पास कितने, मान लीजिए इतना रुपया था, जब हमारे पास इतना रुपया आया, जब इतना रुपया आया, जब इतना रुपया आ गया, ठीक है। इसको हम नाम दे दे रहे हैं 10, 20, 30, 40 या 50, 60, 70, 80, ऐसे 80 कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर भी जो हम एक पॉइंट दे देते हैं आपको, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे जो है 5, ये हमारा 10, ये हमारा 20 और ये हमारा 25, ठीक। अब देखो, जब हमारी इनकम 10 रुपये थी, ठीक है, तो हमारी जो आय विषमता थी कितनी थी, 5% थी, ठीक है। जब हमारी इनकम थोड़ी और बढ़ गई, 20 पे हो गई, तब हमारी आय विषमता बढ़ गई। अब देखो पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 10 हो गई।
फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब हमारी इनकम 30 हो गई और तब हमारी विषमता कितनी हो गई? 20 हो गई। जब हमारी इनकम 40 हो गई तो अब कितनी हो गई? हमारी जो विषमता थी वो 25 हो गई। लेकिन अब 25 के ऊपर नहीं बढ़ेगी। तो यही बात जो है कुज़नेट साहब ने कहा था। ठीक है? कुज़नेट साहब ने यही बात कही थी। तो कुज़नेट साहब ने यही कहा था कि जैसे-जैसे हमारी आय बढ़ेगी, तो एक निश्चित स दर के हिसाब से हमारी जो आय में विषमता वह भी बढ़ेगी। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अब हमारी जो आय विषमता क्या होगी? धीरे-धीरे कम होती जाएगी। अब जैसे हमारी आय बढ़ेगी, हमारी आय विषमता और कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी और एक एक स्थिति ऐसी आएगी कि एकदम खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही खत्म हो जाएगी तब हम कह पाएँगे अब हमारा देश क्या हो गया? विकसित हो गया। जैसे अगर ₹10 है और 10 लोगों में बाँटा तो हमको ₹1 मिला मतलब सबकी इनकम क्या हो गई? बराबर हो गई। अब किसी के बीच जो है 2 लोगों के बीच में आय की कोई विषमता नहीं रह गई। लेकिन अगर हमारी इनकम मान लो ₹10 है और बाँटना हमको ₹100 100 लोगों में है तो क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। अब क्या है कि किसी को ज़्यादा मिल रहा था, किसी को अब कम मिलने लगा है। ठीक है? बात समझ रहे हैं? तो इसी को जो है कुज़नेट साहब ने एक वक्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था। अब इसको हम 2 प्रकार से देख देख सकते हैं कि जब कि यह जो हमारा कुज़नेट वक्र है ये किन-किन ये कहाँ-कहाँ पे लागू होता है? तो यह होता है विकासशील देशों में और विकसित देशों में। अब देखो विकसित देशों में। अब देखो विकासशील देशों में क्या होगी? आय की असमानता बढ़ती रहेगी, ठीक है? लेकिन जो विकसित देश होंगे, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आय की असमानता क्या हो जाएगी? वहाँ पर आय की असमानता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है? वहाँ पे क्या हो जाएगी? वहाँ पे आय की असमानता बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अब लोगों की इनकम क्या हो गई? बराबर हो गई है। तो यही बात जो है कुज़नेट साहब ने कहा था। तो यहाँ से जो एक सवाल आता है वो यही आता है कि आय की में वृद्धि और आय की विषमता के मध्य जो संबंध होता है, उसको कौन-सा वक्र दिखाता है? तो उसका नाम क्या है? कुज़नेट्स वक्र है, ठीक है? और यह विकसित देशों और विकासशील देशों में आय की वृद्धि और आय के बीच असमानता के मध्य दर्शाया जाता है। ठीक? तो इतनी तो बातें हो गई आपकी जो अर्थशास्त्र वाली। अब फिर से आ जाते हैं हम अपने अर्थव्यवस्था पे। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, थोड़ा-सा समझने वाली हैं, कुछ आप समझ लीजिए फटाफट, है ना? कि भारत में गरीबी को मापने से संबंधित कुछ समितियाँ भी बनाई गई हैं। तो कौन-कौन सी समितियाँ हैं, उनको जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 कहा जा रहा है कि भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय मतलब कि एनएसएसओ एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करता है। भारत में गरीबी को मापने के लिए खर्च अथवा उपभोग विधि का प्रयोग किया जाता है। यह बार हज़ार बार एग्ज़ाम में पूछी गई है कि भारत में गरीबी को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो उस विधि का नाम है खर्च अथवा उपभोग व्यय विधि, ठीक है? चलो, अब इसके लिए कई सारी समितियाँ भारत में बनाई गई थी। सबसे पहले उसका हम नाम जान लेते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेंगे। जो सबसे पहली समिति थी उसका नाम था डॉक्टर वाई के अलग समिति, ठीक है? दूसरा है हमारा लकड़ावाला समिति, तीसरा है हमारा सुरेश तेंदुलकर समिति। अच्छा देखो यहाँ से सवाल ऐसे बनते हैं कि यह समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, कि जनगणना से संबंधित है, कि आय से संबंधित है, कि गरीबी से संबंधित है? तो आप वहाँ पे टिक करके आओगे कि सुरेश तेंदुलकर समिति जो है वो गरीबी से संबंधित समिति है। ऐसे आपके एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। चौथी है श्री रंगराजन समिति, तो ये 4 प्रकार की जो समितियाँ अभी तक बनाई गई हैं। तो देखो सबसे पहली जो जो समिति थी उसके बारे में 2-3 पॉइंट है, समझ लो अच्छे से। जो पहली वाली है, यह जो भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु 1977 में एक योजना आयोग द्वारा डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 79 में प्रस्तुत की थी। और इसी इसी रिपोर्ट में आपको कैलोरी की बात बताई गई थी कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है और उसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी मिलता है खाने के लिए, तो वह गरीब नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति शहरी है, उसको अगर 2100 कैलोरी मिलता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, तो वह गरीब नहीं है। तो यह बात किसमें बताई गई थी? वाई के अलग अलग समिति में बताई गई थी। तीसरी बात यह है कि इस गरीबी निर्देशांक के आधार पर जिन व्यक्तियों का उपभोग व्यय इन कैलोरी की आवश्यकताओं की पूर्ति से कम होगा, वे गरीबी रेखा से नीचे होंगे। ठीक है?
और जो जिनको इतना मिल रहा होगा वो गरीब नहीं होंगे। दूसरी बात यह है, लकड़ावाला समिति, इसमें क्या कहा गया कि देश में निर्धनता को मापने के लिए 1989 में प्रोफेसर डी टी लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1993 में सौंपी थी। और इसने जो है प्रत्येक राज्य में गरीब व शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग सूचकांकों की बात कही थी। दूसरी बात यह है कि इस कार्यदल द्वारा 18 राज्यों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा निर्धारण की थी। और तीसरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लिया गया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया। ठीक। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सुरेश तेंदुलकर समिति, क्योंकि ये भी जल्दी में बनाई गई थी और इसके बारे में जो है आपको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक बार सवाल पूछा जा चुका है। सबसे पहली बात यह है कि यह 2005 में जो है योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कार्यदल का गठन किया, जिसने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इन्होंने जो है गरीबी के परंपरागत रूप को छोड़ करके गरीबी के बहुआयामी रूप को स्वीकार किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि गरीबी जो हमारी है वो बहुआयामी है। तीसरी बात इन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र का है, अगर वह जो है व्यक्ति 27 रुपये और जो शहरी व्यक्ति है 33 रुपये को खर्च करता है, तो वह व्यक्ति जो है गरीब नहीं है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति मासिक खर्चा 816 रुपये ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए 1000 रुपये, मतलब 27 रुपया पर डे, ठीक है, ग्रामीण, और 33 रुपया पर डे शहरी अगर कोई व्यक्ति खर्च करता है, यानी कि 816 रुपया मासिक का खर्चा है किसी ग्रामीण व्यक्ति का और 1000 रुपये खर्चा है किसी शहरी व्यक्ति का, तो वह गरीबी रेखा के गरीब नहीं माना जाएगा। अगर कोई इसके नीचे है तभी वह गरीब माना जाएगा। ठीक है, ये बात कही थी सुरेश तेंदुलकर साहब की समिति ने। चौथी बात है सी रंगराजन समिति। इन्होंने कहा था कि योजना आयोग ने वर्ष 2012 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। सी रंगराजन समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। दूसरी बात यह है कि सी रंगराजन समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया था। कि मतलब अगर कोई व्यक्ति 927 रुपया जो ग्रामीण व्यक्ति है मासिक और जो शहरी व्यक्ति है वो 1407 रुपये अगर मासिक खर्च करता है तो वह गरीब नहीं है। अगर कोई इससे कम खर्च करता है तो वही गरीब है। ये जो है कागजी कुछ कार्रवाइयाँ जो कागजों पे चल रही हैं वो आपको जाननी चाहिए। और एक यहीं पे नोट पॉइंट लिख दिया गया है, उसको आप लोग समझ लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित इन गरीबी रेखाओं को विभिन्न राज्यों में राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं में विभाजित किया जाता है। इसलिए अलग अलग राज्यों में कीमत स्तर अलग अलग होने से राज्यों की आधिकारिक गरीबी रेखाओं में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे मुंबई का जो खर्चा है वो ज़्यादा होगा, उत्तर प्रदेश का खर्चा कम होगा, या बड़े महानगरों में ज़्यादा खर्चा होता है, छोटे शहरों में कम होता है। तो इस नाते ऐसे राज्यों में जो है क्या होगा, गरीबी का जो मापन है वो अलग अलग देखने को आपको मिल सकता है। यही बातें बताई जा रही हैं। अब हम नेक्स्ट बात पे चलते हैं जो कि गरीबी के दुष्परिणाम हैं और गरीबी को दूर करने के उपाय हैं। तो बस यही 2 पॉइंट और बचे हैं, इसके बाद हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। तो आओ देखते हैं गरीबी के दुष्परिणाम क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहला है कि आर्थिक समृद्धि का निम्न होगा, मतलब आपकी जो आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए जिस स्तर की, वह उसमें क्या होगी, कमी होगी। भूखमरी होगी, कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य की समस्याएँ रहेंगी। तीसरा, समाज में असमानता में वृद्धि होगी, ठीक है? कोई ज़्यादा अमीर तो कोई ज़्यादा गरीब, तो इस तरह की असमानताएँ आपकी देखने को मिलेंगी। चौथा, जनसंख्या वृद्धि में सहायक है गरीबी, है ना? पाँचवाँ है अशिक्षा की समस्या में वृद्धि होगी, बाल श्रम में वृद्धि होगी, आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, उत्पादन के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, निम्न जीवन स्तर हो जाएगा, स्वच्छता का अभाव रहेगा, समावेशी विकास में बाधाएँ आएँगी और बढ़ती हुई अ, आत्महत्या की घटनाएँ बढ़ेंगी। तो ये इसके क्या हो जाएँगे, दुष्परिणाम गरीबी के हैं, ठीक है? ये सब ये सारी बातें आपकी गरीबी के दुष्परिणाम में आएँगी। अब इसको अगर हम दूर करना चाहें तो कैसे हम दूर कर सकते हैं? तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं और यहाँ से 1 नंबर का सवाल आता है कि गरीबी को दूर करने में ये बातें सहायक हो सकती हैं। तो कौन-कौन सी हो सकती हैं, वो बातें हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज़ लिख दी हैं। पहला है कि सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि अगर कर दी जाए तो उससे जो है गरीबी में कमी आ सकती है। दूसरी,
जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना। तीसरी, रोजगार एवं नए अवसरों का सृजन किया जाए। चौथा है आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाया जाए। कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए, कीमत स्तर में स्थिरता लाई जाए, हमेशा महंगाई ना बढ़ाई जाए, है ना। सातवीं बात है कि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए जिससे लोगों के कौशल में वृद्धि हो ताकि उनकी आय बढ़ सके। उत्पादन में तकनीकी में परिवर्तन किया जाए, जो पारंपरिक हमारे उत्पादन के तरीके थे उनको बदल करके अब अपडेट किया जाए। स्वरोजगार के लिए नए अवसरों का सृजन किया जाए, बचत एवं पूंजी निर्माण की दर को बढ़ावा दिया जाए, आय के साधनों का समान वितरण किया जाए, कर प्रणाली में आवश्यक सुधार किए जाएं, महत्वपूर्ण कानूनी उपाय जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया जाए, पिछड़े वर्गों एवं अत्यधिक पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाए, प्रभावपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जाए, और 16वां आपका है गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्माण किया जाए। तो ये सारे कुछ आपके उपाय थे जिससे आप गरीबी दूर करने के लिए जान सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन-कौन से, इनका केवल नाम जान लीजिए, आपसे सिर्फ नाम पूछा जाएगा, ठीक है? तो जो सबसे पहला है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ये गरीबी दूर करने के लिए ही आपको लाया गया था। जैसा कि हमने जब आपको ऊपर बताया कि गरीबी के अंतर्गत कौन-कौन सी बातें आती हैं, तो वहाँ पे एक शब्द आता है ईंधन, कि आपका ईंधन कैसा है, वह भी जो आपकी गरीबी को डिफाइन करता है, ठीक है? तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना लाई गई थी वो गरीबी समाप्त करने के लिए उद्देश्य से ही लाई गई थी। इसमें छोटी सी बात है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। इस योजना को मई 2016 में केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए लाया गया था। ठीक है। दूसरी बात यह है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसका जो क्रियान्वयन किया गया था वो 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार और गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया था। दूसरा है कि इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करके ग्रामीण युवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उनका समावेशी विकास करना था। तीसरी बात है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, यह भी जो है 25 सितंबर 2014 को ही प्रारंभ की गई थी। इसके द्वारा शहरी गरीबों में कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय शहरी कौशल योजना प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी गरीबों को कम करना, शहरी गरीबी को कम करना। और लास्ट हमारा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध करवाना था। मगर यह उस समय तक नहीं पूरी हो पाई, तो इसको जो है बढ़ा करके मार्च 2024 तक इसका लक्ष्य बढ़ा दिया गया था। और दूसरा था कि सबके लिए घर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुल 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये सारी बातें जो है हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं, और आज की जो हमारी क्लास थी वो किसके संबंध में थी? गरीबी के संबंध में थी। ठीक है, तो इसको जो हम लोग एक बार फिर से जान लेते हैं कि आज क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो इसमें हम लोगों ने गरीबी के बारे में जाना, गरीबी के प्रकार के बारे में जाना, और निर्धनता रेखा क्या होती है, और निर्धनता दुष्चक्र क्या होता है, लॉरेंज वक्र क्या होता है, गिनी गुणांक क्या होता है, क्रूजनेट वक्र क्या होता है। उसके बाद इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं और उसको दूर करने के उपाय क्या हैं, और सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम्स कौन कौन सी हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो क्लास अब पूरी होती है। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी के बारे में। ठीक, तो ठीक है फिर दोस्त, धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में।